नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज मैं 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन से संबंधित दो तीन छोटे छोटे टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा मुक्त पतन, उसके पश्चात मैं वाहनों की अवरोधन दूरी और अंत में मैं प्रतिक्रिया काल रिएक्शन टाइम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्त पतन के बारे में। मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, पतन का मतलब होता है गिरना। यदि कोई पिंड या कण स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो उस घटना को हम मुक्त पतन कहेंगे। देखिए, हमारे पास में जैसे ये पेन है और इसको यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक गिरा दे, इसको छोड़ दे यहां से, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी और इस घटना को हम मुक्त पतन कहते हैं। क्लियर? तो मुक्त पतन की डेफिनेशन है कि यदि किसी पिंड को या किसी कण को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे तो उसकी जो गति है उस घटना को हम मुक्त पतन कहेंगे। और मुक्त पतन की घटना में जो प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य होता है। प्रारंभिक वेग कितना होता है? शून्य होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। यदि कोई पिंड या कण को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो पिंड की गति मुक्त पतन कहलाती है। तो पिंड की गति मुक्त पतन कहलाती है। मुक्त पतन कहलाती है। ओके? यदि हम किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा और उस गति को हम मुक्त पतन कहेंगे। उस घटना को मुक्त पतन कहा जाएगा। तो देखिए, मुक्त पतन के अंदर सबसे पहला जो बिंदु है वो हमारे पास में है कि मुक्त पतन में पिंड का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। मुक्त पतन में पिंड का प्रारंभिक वेग इसको हम u से पुट करते हैं। प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0 होता है, शून्य होता है। क्लियर? तो यही है कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने का मतलब है प्रारंभिक वेग उसका कितना है? 0 है। ओके? अब यदि वो कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। मुक्त पतन में पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है। ये एक और महत्वपूर्ण लाइन है। मुक्त पतन में पिंड गुरुत्व के अधीन गति करता है। गुरुत्व के अधीन गति करता है। अधीन गति करता है। गुरुत्व के अधीन गति करता है। ओके?
अब गुरुत्व के अधीन गति करेगा, इसका मतलब है कि पिंड का त्वरण, पिंड पर बल तो कितना होगा, पिंड पर बल गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय बल के बराबर होगा, गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। बात करें पिंड का त्वरण, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। पिंड पर तो गुरुत्वीय बल के बराबर, और जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान विद्यार्थियों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि आपको नहीं पता तो इसको क्लियर कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अधीन यदि कोई पिंड गति कर रहा है और यदि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रहा है तो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण भी काम कर रहा है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं मुक्त पतन की स्थिति में गति के समीकरण आपको बता देता हूं। मुक्त पतन की स्थिति में गति के समीकरण, देखिए सबसे पहले तो मैं गति के समीकरण आपके समक्ष रख देता हूं। गति के समीकरण देखिए हमने क्या क्या देखे हैं। पहला समीकरण हमने देखा है v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण हमने देखा है x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। और तीसरा समीकरण हमने देखा है v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2ax। और चौथा, वैसे समीकरण तो 3 ही है, मैं यहां पर चौथा ऐड कर रहा हूं कि किसी पिंड के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। लास्ट टाइम पर हमने यही टॉपिक देखा था, उसको भी मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं। nवें सेकंड में तय की गई दूरी को dn से लिखते हैं u प्लस 1/2a 2n-1, 2n-1। ये हमारे पास में nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र हमने देखा था। अब देखें मुक्त पतन के दौरान मुक्त पतन में, मुक्त पतन के अंदर क्या हो जाता है, प्रारंभिक वेग तो हो जाएगा विद्यार्थियों 0। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। ए की वैल्यू है वो जी के बराबर होगी। तो यहां से पहला जो समीकरण है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहला जो समीकरण है देखिए इसके अंदर u का मान हम क्या पुट कर देंगे, u का मान हम 0 पुट कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा gt। v बराबर क्या आ गया, gt आ गया है। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, u का मान 0 पुट कर देंगे, x बराबर 1/2 AT स्क्वायर। x बराबर क्या आ गया है, 1/2 AT स्क्वायर। एक की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, g पुट कर देंगे, तो x बराबर हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास में है v स्क्वायर बराबर, u का मान 0 है, 2g h भी ले लेते हैं, ऊंचाई से गिरता है पिंड तो x की जगह पर क्या ले लेते हैं, h भी ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 2gh। और चौथी इक्वेशन मैंने यहां पर ऐड की है, nवें सेकंड में तय की दूरी, u का मान 0 हो जाएगा, एक ही जगह हम g पुट कर देंगे तो dn बराबर, ये हमारे पास में आ जाएगा 1/2g 2n-1। ये हमें मिल चुके हैं। ओके, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इस पहली इक्वेशन से, इस पहली इक्वेशन से देखिए हमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है कि v है वो t के समानुपाती है और v है वो t के समानुपाती, g यहां पर कांस्टेंट है, g यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि मैं इनके बीच में ग्राफ खींचूं तो हमें देखिए किस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा।
दो ग्राफ मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर कर ले आप इनको। देखिए v है वो t के समानुपाती होगा। यदि इनके बीच में ग्राफ खींचे तो हमें एक ऐसी सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते। यदि मैं g का t के साथ में या g का v के साथ में ग्राफ खींचूं तो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ये समय के सापेक्ष चेंज नहीं होता, इसका मान फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, अब मैं इस वाली इक्वेशन से, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, अक्स बराबर 1/2 GT स्क्वायर, अक्स बराबर 1/2 GT स्क्वायर, इससे मैं अक्स और t के बीच में भी एक ग्राफ यहां पर आपको बता देता हूं। हमारे पास में है अक्स बराबर 1/2 GT स्क्वायर, और यहां से t बराबर, देखिए t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मैं इसको इस तरीके से पुट कर देता हूं। अक्स है वो t की घात 2 के समानुपाती है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि 1/2 g है, ये हमारे पास में यहां पर कांस्टेंट रहेगा। यहां पर आप देखें, समझें, तो एक तरफ यदि हम ले लें अक्स और दूसरी तरफ यदि हम ले लें समय, समय के साथ में जो अक्स की वैल्यू है वो इस तरीके से इंक्रीज होती चली जाएगी, इस तरीके से मान बढ़ता जाएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में खींचा गया, अक्स और टी के बीच में खींचा गया ग्राफ हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। अब ये तो था हमारा पहला टॉपिक, मुक्त पतन, जिसमें हमने मुक्त पतन को परिभाषित करके गति के समीकरणों के रूप देख लिए, ग्राफ भी देख लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, वाहनों की अवरोधन दूरी। वाहनों की अवरोधन दूरी, देखिए वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होती है कि किसी वाहन के ब्रेक लगाने के बाद में उसके विराम अवस्था में आने तक की जो दूरी है उसको हम अवरोधन दूरी कहते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी वाहन के यदि हम ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद में भी वो कुछ दूरी चलती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं अवरोधन दूरी। आप इसे समझ ले में कि जैसे ये हमारे पास में कोई रास्ता है और यहां से ये हमारे पास में कोई साधन है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई साधन है, ये अपनी स्कॉर्पियो है। ओके, देख रहे होंगे। अब क्या है कि इसके ये है प्रारंभिक वेग, यहां से हमने इसके ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद में इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको हम कह रहे हैं ds। ये यहां पर आकर रुक जाती है, यहां पर आकर रुक जाती है। देखिए इसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग वो हमारे पास में है u, और जो अंतिम वेग होता है वो होता है 0, क्योंकि अंत में रुकना तय है, अंत में रुकना क्या है, तय है। तो ब्रेक लगाने से, यहां पर ब्रेक लगाया जा रहा है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, और ब्रेक लगाने के बाद में जो आपके पास में जो भी साधन है तो उस साधन के द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, अवरोधन दूरी। तो किसी वाहन के ब्रेक लगाने के बाद उसके विराम अवस्था में आने तक वाहन द्वारा तय की गई दूरी अवरोधन दूरी कहलाती है। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं, किसी वाहन के ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद उसके विराम अवस्था में आने तक के विराम अवस्था में आने तक तय की गई दूरी, आने तक तय की गई दूरी
तय की गई दूरी वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। वाहनों की क्या कहलाएगी? अवरोधन दूरी कहलाती है। आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब यहां पर मैं अवरोधन दूरी का एक सूत्र यहां पर फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति का तीसरा समीकरण हमें देखिए क्या कहता है। गति के तीसरे समीकरण से, तीसरा या तृतीय समीकरण, ठीक है, तीसरा समीकरण हमें क्या कहता है? v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2ax, यही कहता है। और यहां पर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग है वो तो u ही रहेगा, अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा। अंतिम वेग 0 हो जाएगा और वाहन के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको हम ds से लिखेंगे। तो ये हमने यहां पर पुट कर रखा है, यहां पर हमने पुट कर रखा है कि अवरोधन दूरी को हम ds से पुट करेंगे। अपने पास में क्या आ जाएगा? 0 बराबर u स्क्वेयर प्लस 2a इंटू ds, ये एस इसके सबस्क्रिप्ट में है। इसको मैं क्या लिख दूं? 2a ds बराबर माइनस में u स्क्वेयर, और ds बराबर u स्क्वेयर बट्टे में 2a, ds बराबर u स्क्वेयर बट्टे में 2a, ये हमारे पास में है। क्लियर? ये है वाहनों की अवरोधन दूरी, ds बराबर u स्क्वेयर बट्टे में 2a। तो जो अवरोधन दूरी होती है वो प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। इसके अलावा जो भी आपने मंदन लगाया उस मंदन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मंदन की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती। जितना ज्यादा मंदन लगाओगे वाहन की अवरोधन दूरी उतनी ही कम होगी। प्रारंभिक वेग जितना ज्यादा होगा अवरोधन दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसके लिए आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, नोट्स बनाते समय ये ध्यान रख सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रखें, दिमाग में रखें। तो ये तो था अपना टॉपिक अवरोधन दूरी, और अंत में अब मैं बात करता हूं प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। अब अपना टॉपिक है प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। देखिए इसको भी आप थोड़ा सा समझ लेवें। जैसे अपने पास में हम किसी रोड पर अपना वाहन चला रहे हैं, साधन चला रहे हैं, और अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उस पर ब्रेक लगाते हैं। तो अपने को कोई भी वस्तु है, कोई भी घटना घटित होती तो उसके घटित होने और उस पर प्रतिक्रिया करने के बीच में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। तो किसी घटना पर प्रतिक्रिया करने के बीच में, किसी घटना के होने और उस पर प्रतिक्रिया करने के बीच में लगा समय प्रतिक्रिया काल कहलाता है। तो देखिए ध्यान देंगे, किसी घटना के होने, किसी घटना के होने व उस पर प्रतिक्रिया देने, प्रतिक्रिया देने में, प्रतिक्रिया देने में लगा समय, प्रतिक्रिया काल कहलाता है। प्रतिक्रिया काल
कहलाता है। जैसे वाहन के सामने कोई भी, मान लीजिए कि कोई जानवर आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो उसके ब्रेक लगाने में जो जितना भी समय लगता है, सोचने समझने के लिए हमें कुछ टाइम की आवश्यकता होती है, तो वो जो टाइम वहां पर लगता है रिएक्शन करने में, उसी को हम कहते हैं प्रतिक्रिया काल। विद्यार्थी, प्रतिक्रिया काल में तो आप समझ गए होंगे, और आप बेहतर तरीके से यदि आप इसको समझना चाहते तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस का यदि आपको कोर्स चाहिए तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सअप करें। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं करना, केवल व्हाट्सअप करें। इसके अलावा आप देखें यहाँ हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर आपको संपूर्ण सामग्री मिलने वाली है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की मिलने वाली है। ओके, तो यदि आप किसी कक्षा 9 में, 10 में, 11th 12th केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या हो, हैंड रिटन नोट्स या कोर्स यदि आपको चाहिए तो अवेलेबल यहाँ हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।